माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग माइक टेस्टिंग। क्या मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है? हेलो 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 हेलो। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? भाइयों बहनों, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो 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 हेलो। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी हाँ, एक बार एक स्वर में बताइए। ओ ओ ओ ओ, बढ़िया 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 बढ़िया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज रविवन राव। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट पेपर के शानदार प्लेटफॉर्म पे। वंस अगेन यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर है और उसमें आज लेक्चर नंबर 4 की शुरुआत होने जा रही है। लेकिन उन सब से पहले बताइए, क्या आपका रिजल्ट आ चुका है? वाह 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 वाह, बढ़िया, वाह वाह भाई साहब, वाह। 81 81 96 90 95 92.8 87 87 99.63 90 92 86 60 91 83। ओ भाई साहब, 99.89। ये भी कोई परसेंटेज होते हैं? 95.34। भाई तुमने तो छरी लगा दी। छा गए गुरु, छा गए। अरे गुरु छा गए तुम तो, छा गए तुम तो। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कुछ हुआ क्या? तो हाँ, वो तो ठीक है ठीक है, ये वाला दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई साहब, इतने परसेंटेज। कोई 80 के नीचे है क्या? कि सब शातिर बच्चे यहां पर आए हैं? कोई 80 के नीचे है क्या? 80 के नीचे है क्या कोई? ओ भाई, कोई है क्या? सब इतने शातिर बच्चे हैं। भाई आंखें फड़ी की फड़ी रहेगी। मैं इन शानदार होशियार बच्चों को पढ़ा रहा हूं, मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूं। ओ भाई साहब, यार तुम तो कोई 80 के नीचे हो ही नहीं। सब 70 पार है, सब 80 पार है। इसका मतलब मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूं, इतने टैलेंटेड विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूं। साले झूठ झूठ नहीं बोल रहे हो ना? झूठ मूठ पे नहीं लिख रहे हो ना? ये 90 90 90 घबराहट छूट जाते हैं। अपने को क्या है, सर को लिख रहे दो 90 90। अब जब फेंकना ही है तो पूरी शक्ति से फेंको ना। 99.89 93। सही तो बोल रहे हो ना? अपना ही रिजल्ट देख के बोल रहे हो ना? यार बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। शायद शक्ल तुम्हारी उस परसेंटेज लेवल की ना हो, लेकिन यार तुम अगर इतने परसेंटेज ला दे रहे हो बेटा, तो यार एक तो प्यारा सा हक बनता है तुम्हारे लिए। हाँ यार, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है दोस्त, बहुत बड़ी बात है। मतलब 11th पे आपने अच्छी खासी मेहनत की है, अच्छी खासी मेहनत की है। लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा है, हालांकि ऑलमोस्ट सबका रिजल्ट बहुत बढ़िया ही आया है, मतलब आपने अच्छे परसेंटेज ही लिखे हैं यहाँ पर, या आए हैं आपके अच्छे परसेंटेज सचमुच में। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जो अपने निर्धारित, हो सकता है ये परसेंटेज में भी आप सेटिस्फाई ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कोई 80% या 85 या 95 लेके भी ऐसा फील कर रहा हो, और मेरे अच्छे नंबर नहीं आए, मतलब मैंने एक्सपेक्ट जो किया था वो नहीं आया। अगर कोई ऐसा बच्चा है तो उनके लिए एक बहुत प्यारा सा वॉइस नोट है, मैं सुनाता हूं आपको, ठीक है? बहुत प्यारा सा वॉइस नोट है, क्या सुनना मेरे बात। अगर कोई ऐसा बच्चा है कि जिनका जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए खास बात है। क्या बहुत अच्छे परसेंटेज से पास नहीं हो पाया? मेहनत तो हर बच्चा करता है ना, मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आता है। अभी बहुत सारे बच्चे होंगे कि 10th में पूरी मेहनत करी थी सर, लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, छूट गया। एग्जाम्स आर अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एग्जाम्स आर नॉट द लाइफ इन इटसेल्फ। अपने आप में जीवन नहीं है, जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमारे हाथ में ये है कि हम दिल खोल के मेहनत करें, और वो मेहनत तुम्हें करना है। वो मेहनत अगर तुमने करी है तो इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट्स ऑल अबाउट विनिंग इन द प्रोसेस
ऑफ इन्वॉल्वमेंट। आप क्या 100% इन्वॉल्व थे? अगर आप इन्वॉल्व हो तो तुम बोलोगे कि मेहनत का एक कतरा भी जाया नहीं जाता। बचपन में मैं कभी बहुत ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो चलो इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते थे। मतलब जो हो मिला है वो बहुत बढ़िया है, जो मिला है वो बहुत बढ़िया है, और जो आगे मिलेगा वो और भी बेहतरीन होगा। हम उसी राह पे और उसी चाह से आगे बढ़ते आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, किसी को याद हो तो? डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। अब तक बेटा 3 लेक्चर हो चुके हैं। लेक्चर 1 हो चुका है, अगर किसी ने नहीं देखा तो पहले वो देखना। लेक्चर 2 भी हो चुका है, लेक्चर 3 भी हो चुका है, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था पहली वाली में। फिर हमने सॉलिड एंगल एंड प्लेन एंगल के बारे प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में समझा था। मतलब थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइड बाय रेडियस वाला फॉर्मूला पढ़ा था इसमें मेजरली तो। और लेक्चर नंबर 3 जो था वो बेटा डायमेंशन पर बेस्ड था। क्या पढ़ा था हमने? डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। इस डायमेंशंस में बहुत सारी बातें मैंने की थी। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती थी सर? 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, और उनके ही बेसिस पे हमने डिराइव भी की थी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले। तो उनमें से बहुत सारी मैंने होमवर्क में भी दी थी लास्ट में, शायद 4-5। क्या आपने वो होमवर्क किया था? क्या आपने वो होमवर्क किया था? ईमानदारी से बताना दोस्त, अभी बताइए। लाइन मेहनत का कतरा भी जाया नहीं जाता। क्या आपने वो क्वेश्चंस किए थे? किए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं किए हैं तो मैं वो 2 क्वेश्चंस और एक बार रिपीट करवा देता हूं, क्योंकि ये दोनों आईएमपी है। ठीक है, ये दोनों ज्यादा आईएमपी है। समझना क्या क्या। एक सरफेस टेंशन का फॉर्मूला हुआ करता था T इज इक्वल टू फोर्स पर लेंथ। याद रखना बेटा, होता है फोर्स पर लेंथ। तो बेटा फोर्स होता है न्यूटन में, फोर्स यानी न्यूटन में, और ये पर लेंथ तो न्यूटन पर मीटर। MLT फॉर्म ऐसा हो जाएगा M1 L1 T-2, डिनोमिनेटर में मीटर है तो L1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन या ST, सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला M1 ओके, L0 है, ठीक है, और T की पावर -2 एज इट इज। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा सरफेस टेंशन के बारे में। ओके बढ़िया। हाँ, एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, बस ये 2 ही मैं करवाऊंगा। बाकी के जो बचे हुए हैं उस PDF में है, वो आपको खुद से करने हैं। उनमें मैं सारे फॉर्मूले लिख दिए थे, आपको बस वो प्रोसेस अप्लाई करनी थी जो हमने पीछे भी सीखी थी। तो क्या होता है फॉर्मूला फॉर अ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? तो ईटा ए डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा वाई। क्या है ये डेल्टा वी? तो चेंज इन वेलोसिटी, और डेल्टा वाई क्या है? एक तरह से मीटर है। देखना, फोर्स यानी फोर्स, एक बार बता दूं तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, या ऐसा लिख दो M1 L1 T-2। ओके, एज इट इज सारी बातें। ईटा भी एज इट इज लिखते हैं, ये ईटा भी एज इट इज, इसका ही डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकालना है। बाकी एरिया होता है L की पावर 2, लिख लिया बेटा। और डेल्टा V बाई डेल्टा जेड, सुनना बेटा, डेल्टा V बाई डेल्टा जेड। डेल्टा V यानी मीटर पर सेकेंड, तो L1 T-1 ऐसे ही लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड। देखो, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा हो ना तो तुम यूनिट से खेल लेना। तो तुम चलो ये ऐसे ही चलते हैं अपन। तो ये है वेलोसिटी, याद रखना क्या है बेटा? ये वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। और ये बेटा डिस्टेंस है, चेंज इन डिस्टेंस या टाइम है। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात हो रही है यहां पर। तो सुनना बेटा, डिस्टेंस के लिए L1 ही लिखते हैं। ठीक है, तो ऊपर L1 T1, क्योंकि मीटर पर सेकंड होता है, पर सेकंड यानी -1, और ये L1। तो सीधी सिंपल सी बात है, यहां पर L1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये L2 है, इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो L की पावर 1 -2 तो -1 हो जाएगा। ओके सर, T यहां पर -1 है, इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बेटा ध्यान से देख, -2 + 1 तो -1। ओके सर, और ये आया M1 एज इट इज। कोफिशिएंट फॉर्मूला, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ध्यान से देख लीजिए कि आपको ये दोनों समझ में है तो स्वाहा जरूर लिखना दोस्त। अभी मैंने बस प्रीवियस क्लास को रिवाइज ही किया है, कुछ नया नहीं पढ़ाया है। एक बार देख के बता दो क्या समझ में आया? एक बार बता दो दोस्त, एक बार बता दो यार। M1 L-1 T-1, M1 L1 T-1। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार।
ये एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आएगा समझ में? आएगा समझ में? ठीक है। अब आज के क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज के क्लास में हम इसी डायमेंशनल फॉर्मूले की एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्या हम उनकी एप्लीकेशंस, किसको कैसे अप्लाई करते हैं, तो तीन प्यारी प्यारी सी सुंदर सुंदर सी एप्लीकेशन होगी, वो समझाऊंगा, और बीच में एक प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी करके एक टॉपिक आएगा, वो भी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये अपने सेशन की खास बात रहने वाली है। आज लेक्चर नंबर 5 की खास बात, लेक्चर नंबर 4 हुआ ना, 4 की खास बात रहने वाली है। ओके, शुरुआत करते हैं डायमेंशनललेस क्वांटिटी से। जो हमने पढ़ा ना, उसी में से एक सार निकाला है मैंने, वो सार आपको बताता हूं। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, SMT करके। क्या है SMT? चाणक्य। SMT क्या है? शकुनी मामा टिप। शकुनी मामा टिप, ठीक है, शकुनी मामा की टिक कि रेशियो ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है ना, रेशियो टाइप की क्वांटिटी, उनका डायमेंशन कुछ नहीं होता। जैसे कि स्ट्रेन था, इसका एग्जांपल समझना, स्ट्रेन या रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है बेटा? डेंसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी नोट। तो दोनों का यूनिट तो सेम होगा बेटा, तो डायमेंशनल लेस बन जाएगा, m0 L0 टी की पावर 0। ओ, फिर लिखता था स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या है बेटा? एक तरह से रेशियो है, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय लेंथ, रेशियो बेटा 0 बन जाएगा, m0 L0 टी की पावर 0। ओ भाई, हाँ। अब देख, ऑल द मैथमेटिकल कांस्टेंट, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ है 5, जैसे कहीं लिखा है 10, कहीं पे लिखा हुआ है पाई, तो ऐसे कांस्टेंट को हम डायमेंशनल लेस घोषित करते हैं। 1/2 का कोई डायमेंशन नहीं होता है। 1/2 तो 1/2, 0.5 तो 0.5, 0.7 तो 0.7, उसका यूनिट नहीं होता है। ओके, कोई बात नहीं, तुम्हारे जो परसेंटेज आए हैं बेटा, उसका यूनिट नहीं है। परसेंटेज भी ऐसे ही निकालते ना, जो तुमने नंबर लाए, कितने में से कितने नंबर लाए। देखो, तुम्हारे मार्क्स 100 में से, ये कितने मार्क्स का पेपर होता है? 70 मार्क्स का। तो 70 मार्क्स में से तुम कितने लेके आए? टेस्ट में होता है ना 70 मार्क्स, 70 में से तुम कितने लेके आए हो? मान लीजिए 35। तो बेटा ये एक रेशियो हुआ, ये तुम्हारा रेशियो हुआ। तो 75 डिवाइड बाय 75 या ऐसे 35 डिवाइड बाय 70, और मार्क्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक रेशियो मिलेगा तुम्हें। ये एक रेशियो ही तो हुआ, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। हाँ जी, ओके। फिर स्टैंडर्ड फंक्शन, जैसे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। अब क्या होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन? वो बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन e की पावर x दिख गया आपको, या कुछ 2 की पावर में कुछ आपको दिख गया x, तो ऐसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कोई भी बेटा, इसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, ओके सर। और लोगेरिथम टाइप के फंक्शन, जैसे कि कहीं पे आपको दिख गया log 10 बेस्ड ऐसे कुछ x में कुछ भी हो सकता है, log या ln x ऐसा कुछ दिख गया, तो इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ट्रिग्नोमेट्री टाइप के फंक्शन, जैसे कि साइन थीटा हो गया, कोस थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया, फिर इसके रेसिप्रोकल जो भी हम पढ़ते हैं ना बेटा, टेन का क्या पढ़ते? टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, फिर कोस का क्या होता था? सेक थीटा, फिर साइन का क्या होता था? कोस सेक थीटा। तो इनके भी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L0 टी की पावर 0 बनता है। ओके सर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टाइप के फंक्शन, ऐसे भी इन फ्यूचर पढ़ोगे आप, साइन इनवर्स थीटा, कोस इनवर्स थीटा। तो ये फंक्शन के भी कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब डायमेंशनल इसका m0 L0 टी की पावर 0 वाला फॉर्मूला ही हम लिखते हैं। तो एक छोटी सी शकुनी मामा की ट्रिक थी, या शकुनी मामा की टिप थी, जो आपको बहुत काम में आ सकती है एमसीक्यूज में। इसको थोड़ा दिलो दिमाग में बिठा लेना। फिर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं। देखना, सुंदर सुंदर एप्लीकेशन, और आज का सेशन आपकी स्कूल के रिस्पेक्ट में बहुत काम का रहने वाला है, बहुत काम का रहने वाला है। किस किस को याद है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था? किस किस को याद है? किस किस को याद है? कमेंट सेक्शन में लिखना एक बार यार, लिखना, मैंने बोला लिखना, कमेंट सेक्शन में याद है? किसी को लग रहा है कि साइन क्यू डायमेंशनल लेस हुआ बेटा? तो लेक्चर नंबर, इससे पहले वाले जो लेक्चर है ना, वो देख के आइए। यहां पर मैंने सब डिटेल में ऑलरेडी पढ़ाया हुआ। लेक्चर नंबर 3 देख लीजिए। जिसने लेक्चर नंबर 3 नहीं पढ़ा है ना बेटा, वो आज का सेशन छोड़ दीजिए। आज का, ईमानदारी से बता रहा हूं, जिसने लेक्चर नंबर 3 नहीं पढ़ा है वो ये सेशन की शुरुआत ना करे जनाब, ना करे। लेक्चर नंबर 3 जिसने नहीं पढ़ा है ना,
वो आज के सेशन की शुरुआत ना करे जनाब, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट की बात करते, कन्वर्जन ऑफ यूनिट की बात करते, तो फॉर्मूला था, याद हो तो, कि n प्रोपोर्शनल टू 1/u, फिर आया था nu इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और फिर हमने लिखा था n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ठीक है, यहां पर n क्या रिप्रेजेंट करता है? न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इसी को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। और u क्या रिप्रेजेंट करता है? ये यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, या फिर डायमेंशन से भी इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, डायमेंशंस से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, डायमेंशंस से भी इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, अब देखो मैं इसकी खास एप्लीकेशन लिखवाने जा रहा हूं। जैसे कि मुझे चेंज करना है कुछ, ध्यान से देखना भाइयों बहनों, ध्यान से देखना इस सिस्टम को, ध्यान से देखना इस सिस्टम को। क्या कि हमें कोई एक सिस्टम दे रखी है, सिस्टम वन, और ऐसे सिस्टम टू। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, सिस्टम 1 सिस्टम 2, उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू, क्वेश्चन की अप्रोच बता रहा हूं, उसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी, इसकी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी होगी। ओके, फिर u1 को है ना हम ऐसे लिखेंगे, u1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, m1 l1 t की पावर समथिंग समथिंग, जो भी होगा वो उस हिसाब से लिखेंगे। जैसे यहां पर हो गया x y और z, कुछ ऐसा हो गया तो हम उस हिसाब से लिखेंगे m1 l1 t1। ठीक है, सेम यहां पर डायमेंशन की जगह पे हम लिखेंगे ऐसे, u2 की जगह पे ऐसे डायमेंशन लिखेंगे। जैसे कि हो गया ये बेटा m2 l2 t की t2। अब सेम बेटा, अगर सेम क्वांटिटी है तो सेम क्वांटिटी के डायमेंशन सेम रहेंगे। फोर्स का डायमेंशन सेम ही रहता है ना बेटा, फोर्स है तो फोर्स, उसका डायमेंशन रहता है बेटा सेम। ओके ओके ओके, अब इसमें m1 क्या है? हो सकता है m1 पहले वाले में कुछ और हो, दूसरे वाले में m2 कुछ और हो। फिर यहां पर, और चलो ठीक है, ये 2 स्टेप समझ में आए, ये लिखना आना चाहिए, फिर अप्लाई। देखो अभी है ना सारी चीजें कनेक्ट होगी, फिर अप्लाई क्या, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2, ये अप्लाई करना है एंड सोल्व। दूसरा स्टेप क्या है? एंड सोल्व, खत्म बेटा। हाँ, अब देखो मैं इसकी एप्लीकेशन बताता हूं, कैसे यूज करना है। सुनना, क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू अ डाइन, 1 न्यूटन इंटू डाइन। तो बेटा न्यूटन है वो किस में रिप्रेजेंट किया जाता है? एसआई सिस्टम में। और डाइन है बेटा वो किसका यूनिट है? सीजीएस सिस्टम का यूनिट है। ठीक है, तो सिस्टम 1 हमारे लिए, छोटे सिस्टम 1 और छोटे ये सिस्टम 2 अपने लिए। देखना, एक मेथड मैंने बताई है, लेकिन एनसीईआरटी में पूछते हैं, स्कूल में पूछते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस से ये सोल्व करके दिखाइए, वरना हमने ये सोल्व ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस से पूछा है। तो सिस्टम 1 यानी कि एसआई सिस्टम और सिस्टम 2 यानी कि सीजीएस सिस्टम, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? ओके सर। न्यूमेरिकल वैल्यू n1 न्यूटन में है बेटा, तो इसको हम लिखेंगे 1, और उसी n2 की वैल्यू हमें निकालनी है, इसी में n2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके सर, आपको याद होगा कि यहां पर मास, लेंथ और टाइम m1 l1 t1। ओके, मास न्यूटन में है, इसका मतलब कि मास किस में लिखा जाता है? केजी में लिखा जाता है। जी बोल बेटा हाँ, हाँ बेटा। ओगी निर्वाण क्या मिल जाएगा तुम्हें? थोड़ी देर शांति पकड़ लेना। ओगी बेटा यहां आ जा। L1 किस में मेजर करते हैं? मीटर में मेजर करते हैं। T1 किस में, टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। एसआई सिस्टम की बात हो रही है। सेम अगर सीजीएस सिस्टम की बात है तो बेटा M1 किस में मेजर करते हैं? बेटा सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मेजर करते थे। क्या आपको बात याद आई? बताओ लेंथ किस में मेजर करते थे? बताओ सेंटीमीटर में। फिर टाइम किस में मेजर करते थे? T2। बताओ किस में? सेकंड में मेजर करते थे। क्या ये लिखना आया? पहले ये ट्रिक समझना, ये अच्छे से समझना लिखना कैसे है।
ये बोर्ड्स के स्कूल के हिसाब से ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने कर लिया है क्या? हाँ जी, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है। लेकिन अगर स्कूल में डायमेंशनल एनालिसिस से पूछते हैं तो हमें ये ट्रिक अपनानी है, अदरवाइज नहीं। डायमेंशनल एनालिसिस से पूछते हैं तो हमें ये ट्रिक अपनानी है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके, बढ़िया। हाँ जी, अब अभी मैंने क्या बताया था? अभी मैंने बताया था, ध्यान से देखना, अभी मैंने बताया था कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। N1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है बेटा, N2 हमें फाइंड करना है। U1 के लिए कैन आई राइट, सुनते जाना, U1 के लिए कैन आई राइट M1 L1 T की पावर 1। ओके सर, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है। सेम बात यहां पर, N2 तो आपको निकालना है तो एज इट इज लिख लीजिए। U2 के लिए M2 L2 T की पावर 2। देखा, अब इसमें मैं एक शकुनी मामा वाला स्टेप सिखाता हूं, शकुनी मामा स्टेप, SMS, शकुनी मामा स्टेप। शकुनी, ये मेथड है, पूरी की पूरी मेथड। अभी अच्छा क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ये एक सिखाने के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, क्वेश्चन नहीं है ये एक मेथड समझाने के लिए मैंने यूज किया है। ठीक है, अभी एक्चुअल क्वेश्चन तो अभी करवाने वाला हूं, देखना बात को। ओके सर, तो ये लिख लिया हमने। और क्या ऐसे में शकुनी मामा वाला स्टेप क्या कि बेटा 1 न्यूटन किसका यूनिट है? बताओ 1 न्यूटन किसका यूनिट है? 1 न्यूटन किसका यूनिट है? न्यूटन किसका यूनिट है? न्यूटन। न्यूटन कहो या डाइन कहो बेटा, किसका यूनिट है ये? न्यूटन कहो या डाइन कहो, किसका यूनिट है ये? किसका यूनिट है? और जिसका भी यूनिट है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? डायमेंशनल फॉर्मूला उसका क्या था? मैंने याद रखने के लिए भी आपको बोला था, क्या था डायमेंशनल फॉर्मूला? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं, बहुत सारे बच्चे सही बता रहे हैं। M1 L1 ऐसे ऊपर पावर में, हाँ ऐसे M1 L1 T की पावर -2, T की पावर -2। हाँ जी, M1 L1 T -2। तो यहां पर पावर लिखनी है हमें 1 T की पावर -2, 1 T की पावर -2। याद आएगा? याद आएगा? 1 T की पावर -2। ये नहीं भूलना है, पिंकी वाली बात नहीं भूलनी है मेरे लाल। ओके, बढ़िया। अब निकालना क्या है बेटा? N2 निकालना है। देखना N2 एज इट इज, N2 एज इट इज। बाकी सब सारी चीजें 1 है तो लिखने की जरूरत उसको नहीं है। अब देखना M1 MM वाले की टर्म की पावर सेम होगी, LL वाले की पावर सेम होगी, TT वाले की पावर सेम होगी। अगर नहीं की तो बेटा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, अब ये सेम हो गई तो ऐसे M1 डिवाइड बाई M2। पावर कितनी है इसकी? इसकी पावर है 1। देखना ध्यान से। ओके, फिर देखना ध्यान से, L1 डिवाइड बाई L2। पावर कितनी है इसकी? सर 1, लिख लिया बेटा 1। ओके, यहां पर T1 है तो ये T1 डिवाइड बाई T2। पावर कितनी है इसकी? सर -2, दोनों में कॉमन है -2। ये पावर सेम ही होगी हमेशा, ये पावर सेम ही होगी हमेशा। देखते जाना। और पहले सिस्टम में मास किस में था? केजी में था तो केजी 1 kg। डिनोमिनेटर में दूसरे सिस्टम में मास किस में था? ग्राम में था तो 1 ग्राम, 1 ग्राम। पावर कितनी है? 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी लिख देता हूं। L1 पहली सिस्टम में, लेंथ किस में है? मीटर में बेटा, तो ये मीटर लिख दिया, 1 मीटर। ठीक है, दूसरी सिस्टम में लेंथ किस में है? सेंटीमीटर में, तो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। पावर आ गई बेटा 1। पहली सिस्टम में टाइम किस में है? सेकंड में है बेटा, सेकंड। दूसरी सिस्टम में टाइम किस में है? सेकंड में है बेटा, सेकंड में। पावर कितनी है? -2। लिखने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखते जाओ, इसको उड़ाना है, इसको उड़ाना है। जैसे कि सेकंड मर गया बेटा, पावर कितनी भी हो, सेकंड मर गया, बना क्या? 1 की पावर कितनी भी हो क्या फर्क पड़ता है? -2 -4, 0 के अलावा 0 भी होगी तब भी 1 का आंसर 1 ही बनेगा। तो इस पूरे का आंसर बन जाएगा बेटा 1। ओके, अब ध्यान से देखते जाना। किलोग्राम को क्या मैं लिख सकता हूं? 10⁻³ ग्राम। ओके, डिनोमिनेटर में 1 ग्राम, ये पहली बात। ओके, 1 मीटर है, 1 मीटर को लिख सकता हूं 10⁻² सेंटीमीटर, डिनोमिनेटर में 1 सेंटीमीटर। ओके, बन गया बेटा अपना यूनिट 2। देखो ध्यान से, सेंटीमीटर ने सेंटीमीटर को मारा, ग्राम ने ग्राम को मारा, 10⁻³ 10⁻² बेटा बन जाएगा 10⁻5। लो आपका आंसर आया, ये आपका आंसर आया। ये एक लॉन्ग मेथड है लेकिन कई बार स्कूल वाले ये प्रीफर करते हैं, स्कूल वाले ये प्रीफर करते हैं। मैं क्या करूं बेटा, तुम्हारे स्कूल वाले हैं ना, वो ये प्रीफर करे, तो स्कूल वाले ये प्रीफर करते हैं कई बार।
बाकी मैंने ऑलरेडी एक मेथड तो आपको बताई दी थी, N1U1 इज इक्वल टू N2U2, उस मेथड से हमारा काम हो सकता है, लेकिन कई बार इस डायमेंशनल एनालिसिस वाले फॉर्मूले से भी हमें आगे बढ़ना पड़ सकता है। ये स्कूल की बात है, स्कूल की बात है, ठीक है, बढ़िया। कोई भी स्टेप इस पे ना समझ में आए तो बताओ मुझे, कोई भी स्टेप इसमें समझ में ना आए तो बताओ मुझे। बढ़िया। लास्ट स्टेप में क्या किया, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। सेम सेम यूनिट होते हैं तब इसको कैंसल आउट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इजी था, बहुत बढ़िया। देखो हाँ, मैंने लास्ट स्टेप में ध्यान कहां रखना था, एक इसमें ध्यान रखना है और एक इसमें ध्यान रखना है, जब उड़ाने का समय हो तब ध्यान रखना है। देखो अब अच्छा एक क्वेश्चन करवाता हूं, रिलेटेबल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन है, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम, हम खुद एक सिस्टम बना रहे हैं, हम है सिस्टम, क्या हम है सिस्टम, हम एक सिस्टम बना रहे हैं, हम एक सिस्टम बना रहे हैं। उस सिस्टम में हम है ना एनर्जी के यूनिट बनाना चाह रहे हैं। किसका यूनिट, एनर्जी। एनर्जी किस किस को याद है, यूनिट एनर्जी किस में लिखते थे, जूल में लिखते थे। बताओ बेटा जूल डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, अरे डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका, जूल का बता बेटा, जूल एनर्जी का, M1 L बता कमेंट सेक्शन में, L2 T की पावर -2, ठीक है, ये होता था डायमेंशनल फॉर्मूला। लेकिन जनाब यहां पर बोला गया कि एनर्जी में जो आप ये जूल जो लिखा हुआ है ना, उसमें आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हो ना, उसमें बेटा उसमें केजी है ना, 1 केजी, उसको आज से वजनदार यानी 1 दिगराज सर केजी के इक्वल लेना है, 1D इक्वल, ठीक है। केजी को हमारी सिस्टम के अनुसार हम 1D केजी बोलेंगे। 1 मीटर को हाइट वाला इंसान शोभित भैया तो 1S मीटर लिखेंगे। समय यानी सेकंड को लिखेंगे बेटा 1 प्रशांत भैया सर सेकंड, ठीक है। तो हम रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे, 1 केजी को रिप्लेस कर दिया 1 दिगराज सर के इक्वल, 1 मीटर को रिप्लेस कर दिया 1 शोभित भैया के इक्वल, 1 सेकेंड को रिप्लेस कर दिया 1 पीके भैया के इक्वल। ओके, ये हमारी सिस्टम है, ये क्या है, हमारी सिस्टम है। सुना, बात की गहराई समझी आपने, क्या किया है, 1 केजी 1 दिगराज सर केजी, 1 मीटर 1 शोभित भैया मीटर, 1 सेकेंड 1 टाइम पंचुअलिटी, यू ऑलरेडी नो अबाउट पंचुअलिटी, मतलब एकदम यो टाइम पे आना, टाइम पे जाना वाली चीज। 1 सेकेंड 1 पीके भैया, समय के रिगार्डिंग मैंने प्रशांत भैया को, ठीक है, तो 1 प्रशांत भैया सेकेंड, परफेक्ट। ये हमारी सिस्टम है, ये छोटे हमारी सिस्टम है। तो उन्होंने पूछा क्वेश्चन में कि इस सिस्टम के अनुसार 1 जूल को कैसे लिखेंगे, नए टर्म्स में, नए यूनिट में कैसे लिखेंगे, नए यूनिट में कैसे लिखेंगे। पक्का समझ में आया तुम्हें, पक्का समझ में आया तुम्हें, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई, क्या ये चीज तुम्हें समझ में आ गई। मैं अब शुरुआत करूं क्वेश्चन की, ऐसे ध्यान से देखना, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ओके, बढ़िया यार, ध्यान से देखो, N1 न्यूमेरिकल वैल्यू 1 जूल, पहली थी SI सिस्टम, तो जूल को लिखते हैं M1 L2 T-2, ओके। और ये सब पहले 1 वाले के लिए, 1 वाली सिस्टम के लिए, ओके। दूसरे के लिए हमें 2 निकालना है, तो ये N2 एज इट इज, ओके। U2 निकालना है, ध्यान से देखते जाना बेटा, U2 तो M2 उसकी पावर 1, L2 पावर 2, T2 पावर -2, पावर सेम रहनी चाहिए। ये पावर कैसे डिसाइड किए बेटा, जिसकी कहानी या जिसकी शादी हो रही हो ना, जैसे यहां पर एनर्जी की शादी हो रही थी, तो हमने एनर्जी से पावर चुराई है। एनर्जी से पूछा कि तेरे को ऊपर कितने पावर आएगी, तो उन्होंने बोला 1 2 -2 1 2 -2 1 2 -2 आएगी, तो ये उन्होंने बताया, ठीक है, ओके, हाँ जी। अब ध्यान से देखते जा, N2 निकालना है ना हमें,
N2 की वैल्यू निकालनी है, तो N2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना बेटा, M1 डिवाइड बाई M2, पावर दोनों की कितनी है, 1 है। फिर यहां पर भी L1 डिवाइड बाई L2, पावर कितनी आएगी, B जितनी भी है वो लिखेंगे। T1 डिवाइड बाई T2, पावर कितनी आएगी, जो भी है वो लिखेंगे। जैसे कि पावर है वो पिंकी पिंकी अक्षरों से लिखो बेटा, तो 1 2 और ये -2। पक्का इतनी बात समझ में आई। अब सिस्टम 1 में बेटा, सिस्टम 1 में मास किसको लिखते थे बेटा, 1 kg को लिखते थे, तो ये 1 kg। सिस्टम 2 में वही मास किस में लिखा जाता है, वही मास लिखा जाता है 1D kg में, 1D kg में। ओके, सेम भूलना नहीं है। लेंथ किस में लिखते थे पहले, पहली सिस्टम में 1 मीटर, दूसरी सिस्टम में 1s मीटर, 1s मीटर, एस कैपिटल लिखा है मैंने। ओके, तीसरी टाइम लिखा करते थे पहले 1 सेकंड, छोटा एस है। और यहां पर T2 की जगह पे क्या आ जाएगा, हमारी सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 पी के भैया एस, PS। और पावर जो भी है वो एज इट इज हमें यहां पर सब्स्टिट्यूट करनी है, जैसे कि ये 1, जैसे कि हो गया 2, जैसे कि हो गया -2, पावर एज इट इज पुट करनी है। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है कि काटापीटी कर सकते हैं, जहां पर भी काटने का मौका मिले बेटा छोड़ना नहीं है। तो केजी कैंसिल आउट, मीटर कैंसिल आउट। सेकंड को बोला हट प्रशांत सर के पीछे से, तो सेकंड को भी मार दिया। पक्का? ओके, ध्यान से देखता जा, अब ध्यान से देखता जा। देखो यहां पर बच क्या रहा है, 1/d, 1/d। एक को लिखने की तो जरूरत है नहीं, 1/d की पावर 1 है। ओके, फिर यहां पर मीटर कैंसिल आउट हुआ, 1/s, कैपिटल एस है बेटा, शोभित भैया वाला एस है, तो ये पावर 2। फिर बच रहा है बेटा 1 कैंसिल आउट हुआ, 1/p, p की पावर -2 कर देंगे। ओके, तो यही पावर इन सबको भी देते हैं, तो d की पावर, d ऊपर आएगा तो माइनस पावर के साथ आएगा, s ऊपर आएगा तो माइनस पावर के साथ आएगा, और ये तो पहले से ही माइनस है तो माइनस प्लस हो जाएगी। तो एक अकेले देखना है नेगेटिव पावर, लेकिन अकेले पी के भैया के पास पावर आ रही है पॉजिटिव में। ओके सर, तो ये 1 जूल या N2 की वैल्यू आई, इक्वेशन आई। 1 जूल के इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, 1 जूल के इक्वल हम ये लिख सकते हैं। क्या तुम्हें समझ में आया कि 1 जूल के इक्वल हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे 1 जूल के इक्वल हम लिख सकते हैं 1 टाइम d की पावर -1, s की पावर -1 और p की पावर प्लस में 2 है। यहां पर 2 है ना, हाँ 2 आएगी ना बेटा, 2 आएगी। हाँ, -2 क्यों आया, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म है वो ऊपर आया, इस वजह से माइनस हो गया, जो माइनस में ऑलरेडी प्लस में आ गया। तो ये बेटा 1 जूल के इक्वल, ये हमारी सिस्टम के अनुसार हमने लिखा है, क्या समझ में आएगा, ध्यान से देख लीजिए, कोई गलती दिख रही हो इसमें तो बताओ, कोई ऐसा पार्ट हो कि जो कंफ्यूजिंग हो तो बताओ, कोई ऐसा पार्ट की जो कंफ्यूजिंग हो तो बताओ, कोई ऐसा पार्ट की जो कंफ्यूजिंग हो तो बताओ। नहीं है ना? अरे होगी भाई, बस कर जा यार, बस कर जा। होगी भाई, तू किसी और को मौका ही नहीं दे रहा है, मैं किसी और की चैट पढ़ ही नहीं पा रहा हूं यार, ऐसा मत करना होगी भाई, प्लीज होगी भाई, मत करना ऐसा। तो एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि कैलोरी है वो एक यूनिट है हीट एनर्जी का, ठीक है, हीट एनर्जी का, जहां पर हम लिखते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, ठीक है सर। और इसी के साथ साथ हमें बताया गया है कि यहां पर 1 जूल होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल, ये भी हमें पता है। अब यहां से मैंने जो पढ़ा है वो, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ अ यूनिट इन विच मास इज इक्वल टू, मैंने डी लिखा था लेकिन एक्चुअल में किताब में यहां पर अल्फा दे रखा है, तो मैं अल्फा लिख देता हूं, ठीक है, वापस अल्फा कर देता हूं। ये अल्फा, क्वेश्चन किताब में ये अल्फा दे रखा है, अल्फा केजी। यूनिट ऑफ लेंथ ये दे रखा है बीटा के फॉर्म में, तो ये बीटा लिख दिया मैंने, यहां पर बीटा लिख दिया, क्वेश्चन में ये बीटा दे रखा था, ठीक है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन में। ओके, तो मास के इक्वल क्या, मतलब यहां पर बताया था कि 1 kg इज इक्वल टू 1 अल्फा kg, फिर 1 मीटर इज इक्वल टू 1 बीटा मीटर, ये क्वेश्चन में बता रखा था। ओके,
हाँ जी, मतलब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे अल्फा केजी, ऐसा लिखो अल्फा केजी, और ये बीटा मीटर। ओके, फिर 1 सेकेंड इज इक्वल टू गामा या गेमा, गामा बोलते हैं, गामा सेकेंड, इसके इक्वल बता रखा था। ठीक है, कि यूनिट ऑफ टाइम इज, प्रशांत भैया का नाम लिखा है मैंने, लेकिन यहां पर गामा ऐसा क्वेश्चन में दे रखा था। तो हमें बताना कि शो दैट द कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड 4.2, ये कैलोरी हैज वाली बात थी, तो मैंने तो एक्चुअल में जूल पढ़ा दिया था आपको, आपको याद हो तो मैंने आपको जूल पढ़ा दिया। अरे यार बोर्ड चलना बंद हो गया। हाँ, मैंने आपको जूल पढ़ा दिया था कि 1 जूल इज इक्वल टू, अब भी आपको लिखवाया था, अब भी आपको लिखवाया था ऐसे, 1 जूल इज इक्वल टू डी की पावर -1, ये सिखाया था, एस की पावर -2, ओके, और पी की पावर 2, ये लिखवाया था। एक्चुअल में डी की जगह पे क्या था, अल्फा -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2, ये सिखाने के लिए मैंने बस डीएसपी लिया था, अदरवाइज अल्फा बीटा और गामा की कहानी थी, अल्फा बीटा और गामा की कहानी थी। तो ये पहले से क्वेश्चन में बता दिया कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो जूल को हटा दीजिए, 4.2 एज इट इज रहेगा, जूल की जगह पे क्या आ जाएगा, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2 और गामा की पावर 2। लो बेटा, ये क्वेश्चन हो गया समाप्त, ये क्वेश्चन हो गया समाप्त। क्या आएगा समझ में? हो, ध्यान से देखो और बताओ, क्या समझ में आएगा ये? क्या समझ में आएगा ये? ओके, ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसको घर पे जाके आराम से सोचना, देखना, समझना, क्योंकि यहां पर मैं आपकी चैट नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा भरे योगी भाई ने बहुत तहलका मचाया हुआ है इस वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं, दूसरी एप्लीकेशन है इसकी कि डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में सीखते हैं। डायमेंशनल करेक्टनेस के बारे में हम सीखते हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? जैसे कि सुनना, वी चेक अ डायमेंशनल करेक्टनेस, वी कंपेयर द डायमेंशंस ऑन द बोथ द साइड। अगर दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड बेटा सेम डायमेंशन है, इसका मतलब कि कहानी सच है। इसका मतलब यह हुआ कि जो कहानी बताई गई है वो सही है। एग्जाम्पल से देखते हैं, एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ध्यान से देखना, बस सीधी सिंपल सी बात है कि दोनों साइड, यहां पर मैंने कुछ लिखा है फोर्स और यहां पर लिख रहा हूं मैं m × a, तो दोनों का डायमेंशन या दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। तो ये बात तो सच है बेटा, फोर्स इसका डायमेंशन और इन दोनों का डायमेंशन दोनों इक्वल होना चाहिए। दोनों का डायमेंशन अगर सेम है तभी डायमेंशनली वो इक्वेशन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं करेक्ट है वो। ठीक है, नहीं करेक्ट है वो चेक कर रहे हैं। देखो अब आसान कहानियां हैं, ध्यान से देखते जाना। दो इक्वेशन है हमारे पास, क्या क्या है? एक है 1/2 mv² और एक है mgh। तो पहले हम LHS का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं। देखो यहां से आपको बताया कि m फॉर मास, h फॉर हाइट, v फॉर वेलोसिटी और a फॉर एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। तो LHS इज इक्वल टू 1/2, अरे यार क्या करूं मैं, चल गया, 1/2 mv²। ध्यान से देखना, m फॉर मास है, 1/2 का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। m फॉर बेटा मास है, तो मास के लिए m की पावर 1 और वेलोसिटी है बेटा तो L1 t की पावर -1 होता है। याद आया क्या? अगर नहीं याद आ रहा है तो हम यूनिट से खेल सकते हैं। जैसे कि मास होता है बेटा किसमें, केजी में, केजी में। ठीक है, 1/2 का कोई भी डायमेंशन नहीं है, मास केजी में होता है और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड और इसका स्क्वायर कर दिया हमने, तो केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर। अब मैं अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं LHS का, देखना ध्यान से, केजी यानी m की पावर 1, मीटर यानी L की पावर 2, सेकंड यानी t की पावर 2, लेकिन डिनोमिनेटर में ऊपर आएगा तो -2 बन जाएगा। क्या समझ में आया? तो हटा सावर की कटा, और समझ में आया तो बता दे कमेंट सेक्शन में स्वाहा। राइट साइड की बात करिए, LHS वाला पार्ट था, ये LHS वाला पार्ट था 1/2 mv²। राइट साइड mgh है, RHS इज इक्वल टू mgh। दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला चेक करते हैं। m फॉर मास है, मास का यूनिट kg, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना, h है बेटा हाइट, तो ये मीटर, सर, तो बन जाएगा ऐसे कुछ, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान से देखना, RHS राइट हैंड साइड इज इक्वल टू kg के लिए सर m1, मीटर L2,
T2 लिखेंगे ऊपर जाएगा तो -2 बन जाएगा, तो M1 L2 T -2। क्या डायमेंशनल ये इक्वेशन ट्रू है, सही है? हाँ कि ना बोल, दुनिया है गोल। क्या ये इक्वेशन है एकदम करेक्ट? जी हाँ। क्या इक्वेशन एकदम करेक्ट है? जी हाँ, जी हाँ। अरे बेटा, जो हो गया वो हो गया। अब क्लास 11 क्लास 12 आपके हाथ में है, उसको अच्छे से बनाओ। ठीक है, ओके ओके। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते जाओ। एक और चीज यहां पर बताते हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या कि द फिजिकल क्वांटिटी सेपरेटेड बाय द सिंबल्स, जैसे कि प्लस लिखा हुआ है, जैसे कि प्लस लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है या इज इक्वल टू लिखा हुआ है, इसका मतलब समझना, इसका मतलब समझना। तीन होगी +5 होगी -2 होगी इज इक्वल टू कितने होगी हुए, कितने होगी हुए? बताओ बेटा, कितने होगी हुए? कितने होगी हुए? तीन होगी -5, 5 लाइन +5 लाइन 2, डोंकीज लिखते हैं इसको तो। इज इक्वल टू हाउ मेनी होगी? सीधी। और बहुत, अरे क्या दिमाग पाया है आपने। देखो 3 5, 3 5, पहले क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा? 3 और 5 बेटा 8 हुए, ठीक है। 8 में से 2 निकाल दिया, 6 बचे, 6 होगी। सही है, सही है, एकदम ट्रू ट्रू। यहां पर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर दो। अब दूसरे क्वेश्चन का आगे आंसर दो। 3 होगी, उसमें 5 शेर ऐड किए और 2 गधे निकाल दिए। ये क्या कर दिया सर, ये क्या कर दिया सर? सीधी बात, 3 होगी, 5 शेर ऐड किए, शेर सबको खा गया, गधे को भी खा गया, सब खत्म, सब खत्म, कुछ नहीं बचा। अरे ऐसे नहीं, सीधी सीधी सी बात है कि सेम सेम की गणना होती है, सेम सेम में ऐड किए जाते हैं, सेम सेम में सब्सट्रैक्ट किया जाता है, और सेम सेम में इक्वल टू वाली बात जो देखी जाती है। ठीक है, मतलब कि गधे में गधे को ऐड किया जाता है, गधे में से गधे को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। यहां पर इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन वाली कोई बात नहीं होती है। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि अगर कोई आप ब्रैकेट लिख रहे हो बेटा, तो इस ब्रैकेट में ऐसे, इस ब्रैकेट के बीच में अगर प्लस की साइन है, अगर प्लस की साइन है, अगर इस ब्रैकेट के बीच में प्लस की साइन है या माइनस की साइन है या इज इक्वल टू की साइन है, तो सबका मालिक एक, सबका डायमेंशन सेम होगा। क्या होगा? सबका डायमेंशन सेम होगा, सारे के सारे सेम डायमेंशन में होंगे। खास बात क्या होगी इनकी? सबकी सेम यूनिट होगा और सेम डायमेंशन होगा। क्या होगा? सेम डायमेंशन होगा। तो ये बात दिमाग में बैठनी चाहिए क्या, कि सेम डायमेंशन और सेम यूनिट वाले को ही ऐड किया जाता है, सेम डायमेंशन वाले को और सेम यूनिट वाले को ही सब्सट्रैक्ट किया जाता है, सेम डायमेंशन और सेम यूनिट वाले को ही इक्वल टू या लेसर देन और ग्रेटर देन की गणना में हम कैलकुलेट करते हैं। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो हमारे बाप दादा ने पहले ही बता दिया था भाई। गधे में गधे को ऐड करेंगे, गधे में से गधे को सब्सट्रैक्ट करेंगे, बात खत्म, बात खत्म। ठीक है, गधे में गधा याद रह जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन से बताना है कि क्या इसमें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये इक्वेशन में हमें ए और बी, और ये क्या हुआ, नल में पानी आ गया। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी, ए बाई बी तो इसमें है ही नहीं। ठीक है, हमें ये इक्वेशन ट्रू है कि नहीं है वो चेक करना है। जैसे कि फोर्स F इंटू एस, ये सारे के सारे सब, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ये सभी के डायमेंशन सेम होने चाहिए। बताओ मुझे, फोर्स इंटू एस, इसका डायमेंशन क्या होगा?
फोर्स इंटू एस इसका डायमेंशन, ठीक है। फिर इज इक्वल टू करके लिख रहे हैं, इज इक्वल टू करके यहां पर लिख रहे हैं, सबका डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा? अब तो आप देख के भी बता सकते हो, 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। u इनिशियल स्पीड है, v t टाइम पे स्पीड है, सबका डायमेंशन सेम होगा कि नहीं होगा? क्या ये ट्रू है कि नहीं है? क्या ये ट्रू है कि नहीं है? ट्रू है कि नहीं है? बस डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बता दो, डायरेक्ट बता दो। हाँ, आपको पता है बेटा ये जूल में होगा, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है बेटा, ये भी जूल में हो जाएगा। और ये न्यूटन इंटू मीटर, ये न्यूटन इंटू मीटर, और आपको याद हो तो न्यूटन इंटू मीटर को ही हम जूल बोलते हैं, ये भी जूल में है। तो ये सारे के सारे ट्रू है। पिछला सेशन, मुझे इसलिए बोल रहा हूं कि पिछला सेशन अगर आप देख के आए होंगे तभी ये चीज समझ में आएगी, तभी ये चीज समझ में आएगी। पक्का? ठीक है, शानदार 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 शानदार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इसी पर बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि रूल आउट द, मतलब ये सारी बात बताई गई है और पूछा क्या है बताए, हमें बताना है कि काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट्स, इनमें से कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के लिए सही है, काइनेटिक एनर्जी के लिए सही। तो आप सबको पता तो है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv², ये पता है। लेकिन क्या हो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे लिखूं, काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल टू 3/16 mv², क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला सही है? क्या ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है? इट्स अ ट्रू और फॉल्स, फटाक से बताओ, ट्रू और फॉल्स। क्या हो अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखूं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले को लिखूं 3/16 mv², ये तो ट्रू है ही है, ये तो बात सच्ची है, ये तो हम बहुत बार पढ़ के आए हैं और ये हमें पता भी है। लेकिन यहां पर बताओ ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं? डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है? m यहां पर मास को रिप्रेजेंट करता है, v यहां पर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख देता हूं, m फॉर मास, v फॉर वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में गिवन है। देखो देखो, अगर कोई जनता पूछ रही है, जनता ऐसे पूछ रही है, बता रही है कि सर इट्स अ फॉल्स, इट्स अ फॉल्स, इट्स अ फॉल्स, तो मैं सीधा सीधा बता देता हूं, ध्यान से देख, ये केजी, ये है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। अगर इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे ना बेटा तो m1 L2 t की पावर -2 ही आएगा, जो कि डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली ये चीज ट्रू है, डायमेंशनली ये चीज करेक्ट है। हाँ जी, 1/2, ये 3/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 3/2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, 3/12 से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर मैं अगर कुछ नहीं भी लिखता ना तब भी ये फॉर्मूला सही था। तो डायमेंशनली इट्स अ ट्रू, बट एक्चुअली इट्स अ रॉन्ग, एक्चुअली फॉल्स। एक्चुअली में फॉल्स कैसे? 1/2 आता है। तो एक बात समझ में आई कि फॉर्मूला एक्चुअल में सही होना और डायमेंशनली सही होना दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है, दोनों अलग अलग बात है दोस्त। मैं अगर लिख दूं यहां पर, मैं यहां पर लिख दूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mv², डायमेंशनली सच है। मैं यहां पर लिख दूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 200 mv², ये भी डायमेंशनली करेक्ट है। मैं यहां पर लिख दूं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 50 mv², ये फॉर्मूला भी सही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, मैं लिख दूं यहां पर 1/10 mv², ये फॉर्मूला भी सच है। ये सारे फॉर्मूले ट्रू है, ये सारे फॉर्मूले एक्चुअल में गलत है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो कांस्टेंट पार्ट होते हैं ना, उनके पास, उनके लिए हमारे पास कोई आइडिया ही नहीं है। हमें क्या पता वहां पर 1/2 आता है, 3/4 आता है, वो तो प्रैक्टिकली हम फाइंड करते हैं, हमें एक्चुअल में पता नहीं है। तो इसी वजह से एक सुंदर बात यहां पर लिखी हुई थी, क्या कि डायमेंशन, ये थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा उसके लिए, क्या कि डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट टेल कांस्टेंट लाइक 1/2 और एग्जैक्ट फॉर्मूला। एग्जैक्ट फॉर्मूले के बारे में डायमेंशनल एनालिसिस नहीं बताता है। हो सकता है कोई वैल्यू गलत हो सकता है कोई कांस्टेंट हो वहां पर, हमें क्या पता। तो उसके बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। ठीक है,
याद रहेगा, ये आपको पीडीएफ में अच्छे से लिख के मिल जाएगा, इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना। ये भी एसएमटी वाला पॉइंट है, शकुनी मामा स्टेप है, शकुनी मामा स्टेप है। आओ कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उससे पहले ये दूसरा क्वेश्चन भी निपटा लेते हैं। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? दूसरा क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये रहा 1/2 mv² प्लस m इंटू ए। बताओ क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? क्या ये काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन सही है? काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन सही है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? देखो बेटा, गुस्सा मत होना यार, अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं और बहुत धीरे धीरे से आराम आराम से पढ़ा रहा हूं, तुम ऐसे खफा खफा मत हो जाना मुझसे। हाँ, तुम खफा खफा मत हो जाना मुझसे। सर इतना तेज पढ़ा रहे हैं, सर इतनी स्लो पढ़ा रहे हैं, सर ये तो आता है, सर ये तो जरा भी नहीं आता है। बेटा कोशिश करोगे हर चीज समझ में आ जाएगी। अगर दिमाग में बिठा ही लोगे कि नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो कभी नहीं समझ में आएगा। तुम मेरे चांद के टुकड़े हो मेरे दोस्त, कोशिश करना समझने की, तो हर चीज समझ में आ जाएगी। मैं हूं ना यहाँ पर तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ मेरे मुन्ना, हाँ ओके। डिंग 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 डिंग। नहीं है, नहीं है, बहुत सही बहुत सही। ये गलत है। क्यों? क्योंकि 1/2 mv² सही बात है, ये सही है, इसका फॉर्मूला होता है जूल, ये बात सही है। लेकिन 1/2 m मतलब ma तो भाई न्यूटन का था, ये जूल के इक्वल थोड़ी होगा। तो ये एनर्जी की इक्वेशन है, लेकिन राइट साइड है वो फोर्स है। ये एनर्जी है वो बात सही है, लेकिन ये फोर्स है बेटा। तो एनर्जी और फोर्स एकदम से एडिशन नहीं की सकते हैं, ये बात गलत हो जाएगी, डायमेंशनली इनकरेक्ट। और वैसे भी इनकरेक्ट है। ऐसे मामा मासी को बेटा अलग है, ये गधा है, ये घोड़ा है। गधे और घोड़े का ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते, एक हाथी और एक चींटी है, ऐसे कॉम्बिनेशन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो हिमाचल में 2005 में पूछा गया क्वेश्चन, जब आपका बस जन्म हुआ होगा ताजा ताजा, तब का ये क्वेश्चन है कि x इज इक्वल टू, तुम्हारे x की बात हो रही है बेटा, x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct²। इसमें x है वो मीटर में है, t है वो सेकंड में है। देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ c? तो c का यूनिट क्या होगा? c का यूनिट क्या होगा? ध्यान से देख, x इज इक्वल टू a प्लस bt प्लस ct²। तो सीधी सीधी सी बात है कि x मीटर में है तो a भी मीटर में होगा, ये भी बात सही है। bt का यूनिट भी मीटर होगा और ct² का यूनिट भी मीटर ही होगा। हाँ बात तो सही है हाथी भैया। तो ct² का यूनिट है बेटा मीटर। ओके, कंपैरिजन करके अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल होमोजेनिटी। अब t बेटा समय है, समय, समय का स्क्वायर बेटा, तो समय यानी s का स्क्वायर और ये मीटर। तो c का यूनिट निकल के आ गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लो बेटा बन गया, ये तो बहुत सिंपल तरीके से बन गया। क्या तुम्हें समझ आया? क्या तुम्हें समझ आया? क्या तुम्हें समझ आया? देखो यार, डरना नहीं, डरना नहीं। अगर तुम खुद से ऐसे डर जाओगे ना या रूठ जाओगे ना मुझसे, तो मैं अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा दोस्त। तो पहले तो मुझ पर विश्वास रखना, मुझ पर भरोसा रखना। इसलिए नहीं कि तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए नहीं किसी और ने हमारे ऊपर हाथ दिया। बेटा बिलीव मी, तुम्हें ये क्लास 11 की जर्नी हो बहुत याद आएगी, बहुत मिस करोगे तुम। जैसे क्लास 12 में आओगे या थोड़े बड़े बन जाओगे, तब बहुत मिस करोगे। बहुत मजा आ रहा था ऐसा। ठीक है, तुम मेरे चांद के टुकड़े हो यार, रूठना नहीं मुझसे। अगर बोल दूं ना कि ये कैमरा नहीं है और खिड़की है, तो वो गाना तुम्हारे ऊपर एकदम सही सटीक बैठ जाएगा। हाँ, अगर बोल दूं मैं ऐसा कि ये कैमरा नहीं है, मेरे सामने जो है ना वो एक खिड़की है, तो वो बात सच हो जाएगी। क्या? कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस ये है कि वो हमसे उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। वो बात तुम्हारे लिए सही हो जाएगी यार। हाँ, इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं यार। क्या?
बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए, पर उसकी एक झलक को हम ए हुस्न के मालिक तरस गए। अब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। कुछ ज़्यादा ही फ्लर्ट कर दिया। चल आगे आओ, क्वेश्चन पे आ जाओ यार, क्वेश्चन पे आ जाओ यार। तुम्हें एक बात बताऊं, पता नहीं क्यों तुम्हारी बैच में मतलब इस साल गाने निकल जा रहे हैं, वरना पिछले साल मैंने प्रारंभ बैच पढ़ाई थी दोस्त, एक गाना नहीं गाया था मैंने, एक गाना, एक गाना कभी भी, इतनी शायरी भी नहीं सुनाई है मैंने। लेकिन पता नहीं इस बार तो ऐसा हो गया कि अभी चैप्टर खत्म भी नहीं, और उस बार मैंने दो दो तीन तीन गाने सुना दिए तुम्हें। क्या यार, ऐसा लग रहा है कहीं कुल्लू भैया के साथ कंपटीशन में ना उतर जाओ। यूट्यूब पे इसलिए नहीं गाया था क्यों, कॉन्फिडेंस नहीं था। अब धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो यूट्यूब पे भी गा दूंगा। हाँ ठीक है, चलो आ जाओ। ये क्वेश्चन समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। C इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट बन जाएगा। ओके, देखो और एक अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत शानदार क्वेश्चन बेटा, CBSE 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, सुनना बहुत प्यार देखना। देखो ऐसा बताया जाता है ना कि क्वेश्चन बहरूपिया है, तो उसी का ये एग्जाम्पल है। जैसे कि यहां पर दे रखा है कि P प्लस A बाई वी स्क्वायर ब्रेकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT। ऐसी भयानक इक्वेशन दे रखी है। कोई पूछे कैसी क्वेश्चन, भयानक इक्वेशन, लेकिन बता देना कि क्वेश्चन बहरूपिया होता है, तो उसी का एग्जाम्पल है। देखना ये कि डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, ए और बी के हमें डायमेंशन भी निकालने और उसके SI यूनिट भी निकालने। ठीक है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं। देखो ध्यान से, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है बेटा, ये है तो ये है, इन दोनों के गधे और गधे का, अगर गधे में गधा ऐड किया जा रहा है या गधे में कोई चीज ऐड की जा रही है, मतलब सामने वाला भी गधा ही होगा। राइट राइट, ऐसा ही होता है ना, गधे में अगर कोई चीज ऐड की जाती है तो सामने वाला भी गधा ही होगा। ठीक है, तो यही बात यहां पर है कि प्रेशर में कोई चीज, P फॉर प्रेशर है, P फॉर प्रेशर है, P फॉर प्रेशर, P फॉर प्रेशर, प्रेशर में V फॉर वॉल्यूम। ठीक है, तो प्रेशर में कोई चीज ऐड की जा रही है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि प्रेशर का जो डायमेंशन होगा वही डायमेंशन A बाई वी स्क्वायर। यहां पर हर एक क्वेश्चन में बेटा तुम्हें लिखना है क्या कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ओके, सीधी बात देखना, प्रेशर P इज इक्वल टू A बाई वी स्क्वायर, और सेम बात यहां पर, ये V है बेटा, इसको अलग पेन से लिखता हूं, ये V है, V फॉर वॉल्यूम, घोड़े में जो कोई ऐड किया जाएगा, घोड़े में से कुछ सब्सट्रैक्ट किया जाएगा, वो घोड़ा होगा। राइट, सीधी सीधी सी सिंपल सिंपल सी बात है। तो यहां पर V वॉल्यूम और माइनस किया जा रहा है B, तो B का डायमेंशन भी सेम होगा। ओके, तो B का डायमेंशन तो सीधा पता चल गया, V फॉर वॉल्यूम है, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, तो B का यूनिट बन जाएगा बेटा मीटर का, सॉरी मीटर का क्यूब, तो B का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा क्या, L की पावर क्यूब। लो बेटा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, दूसरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, P फॉर प्रेशर होता है, प्रेशर का यूनिट याद कर, प्रेशर का फॉर्मूला याद कर, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर एरिया, ऐसा फॉर्मूला होता था। प्रेशर होता था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो प्रेशर की जगह पे मैंने लिख दिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके सर, अब A एज इट इज रखा मैंने, और V वॉल्यूम है, वॉल्यूम यानी मीटर का क्यूब और उसका भी स्क्वायर, तो मीटर की पावर 6 हो जाएगी। 6, ये 2000 मतलब m की पावर 2 और m की पावर 6 है, कैंसिल आउट करोगे 4 बन जाएगा, तो न्यूटन m की पावर 4, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे A क्या है भाई साहब, अरे यही तो है जिसका डायमेंशन हमें निकालना है। तो मैं वापस इसी चीज को यहां से कंटिन्यू करूं इसी चीज को मैं यहां से कंटिन्यू करूं, तो देखना A इज इक्वल टू न्यूटन इनटू करके मीटर की पावर 4। न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था, क्या था न्यूटन बाबा को याद कर, m1 L1 T माइनस 2, और मीटर यानी बन जाएगा बेटा L की पावर 4, L की पावर 4 बनेगा क्या, क्या नहीं आ रहा है भाई बोर्ड चलना बंद हो गया। L की पावर 4, आगे 4 आ गया,
पावर 4 आ गई, पावर 4 आ गई, l की पावर 4। तो बेटा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा ऐसे, m की पावर 1, l की पावर 4 और 1 और t की पावर -2। लीजिए बेटा ये a का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया और a का यूनिट भी बीच में लिख दिया। बताओ बेटा क्या समझ आया? ध्यान से देख लो एक बार, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो। अच्छे से देख लो, अच्छे से देख लो दोस्त। ओ भाई साहब देख लो यार, देख लो, देख लो, अच्छे से देख लो। और साथ भी आकर चली गई। ठीक है, ठीक है, क्या आएगा समझ में? तो आज के सेशन में हमने क्या समझा है, इसकी दो एप्लीकेशन समझिए, ध्यान से देखना। इसकी हमने दो एप्लीकेशन सीखी है। एक तो डायमेंशनल क्वांटिटीज के बारे में सीखा था कि डायमेंशनल लेस क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो वो सारे कुछ एग्जांपल सीखे हमने, समझे, याद किए। उसके बाद क्या था, कन्वर्जेंस ऑफ यूनिट के बारे में समझा। एक ट्रेडिशनल मेथड हुआ करती थी, मतलब ये स्कूल लेवल की मेथड है, N1V1 N1U1 इज इक्वल टू N2U2, और उसमें दो एग्जांपल मैंने करवाए। उस दो एग्जांपल से आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें स्कूल में ऐसे पूछे कि डायमेंशनल एनालिसिस से सोल्व कीजिए तो आपको ये चीज पता चल जाएगी। ठीक है, स्कूल लेवल पे, अदरवाइज सारी चीजें बढ़िया है। बाकी हमने चेक करने की मेथड समझी कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं। उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमने आज के सेशन में किए हैं। उसी में एक खास कंसेप्ट आया था, क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना, इस पर बेस्ड अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चंस किए जाते हैं। बस तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। अब एक एप्लीकेशन नंबर 3 है जिसको हम अगले सेशन में कवर करेंगे, कल के सेशन में कवर करेंगे। तो बस यहीं तक रखते हैं आज के सेशन की बात। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, अपना ध्यान रखें, खुश रहें। और हाँ, एक जो चीज मैं भूल गया था उसको पहले ही बता दे रहा हूं कि पीसीपी अपलोड हो चुकी है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अगले वीक से पहले सारे क्वेश्चंस निपटा लेना। पीसीपी अपलोडेड, इसको सोल्व करना है। क्या करना है, इसको सोल्व करना है। मैंने हर किसी के आंसर नहीं दिया, आपको खुद से सोल्व करना है, और जो ना बने वो अगले डाउट सेशन में मुझसे पूछना है। ठीक है देन, तो बस यहीं तक रखते हैं आज के सेशन की बात। मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ। तब तक के लिए बेटा टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, आबाद रहें।